नाज़रीन आदाब, आज के इस खुसूसी मुबाहिसे या यूं कहूँ कि मज़ाकरे में बहुत अहम मौजू लेकर हम आपके रूबरू हैं। मुख्तलिफ सिमतों से आवाज़ें उठ रही हैं औक़ाफ़ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, और साथ ही ये आवाज़ें भी उठाई जा रही हैं कि अगर औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना दिया जाए तो उम्मत मुस्लिमा के बेशतर मसाइल, ख़्वाह वो तालीमी मसाइल हों, मुआशी मसाइल हों या दूसरे मसाइल वो हल किए जा सकते हैं। लेकिन अफसोसनाक पहलू यह है कि मुतअद्दिद मरतबा आवाज़ें उठती हैं, बारहा तहरीकें चलाई जाती हैं, लेकिन औक़ाफ़ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी नहीं हो पाता है। आज की गुफ्तगू हमारे साथ ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम लीग के रियासती सदर जनाब डॉक्टर मतीन साहब मौजूद हैं, जो कि इस मुज़ाकरे में शिरकत फरमा रहे हैं और वक्फ तहरीकात के हवाले से आप बड़ी नुमाया खिदमत माजी में भी अंजाम देते रहे हैं। साथ ही हमारे साथ जनाब शुएब एडवोकेट साहब हैं, जिन्होंने औक़ाफ़ से जुड़े मुकदमात को हल कराने के लिए बहुत नुमाया कोशिशें की हैं, अक्सर व बेश अपने बयान जारी करते रहे हैं औक़ाफ़ इमलाक के ताल्लुक़ से। चंद ही लम्हों में हमारे एक और मेहमान जनाब आमिर साबरी साहब, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी जुड़ जाएंगे, जिनसे भी हम कुछ ना कुछ गुफ्तगू ज़रूर करेंगे। तो आइए गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। रुख करते हैं जनाब डॉक्टर मतीन साहब की जानिब। मतीन साहब, बड़ी आवाज़ें उठती रही हैं और जाहिर है कि ये आवाज़ें बेशतर मौक़ों पर हम ये देखते हैं कि सदा बसेहरा साबित होती है। इन आवाज़ों का असर कम कम दिखाई देते हैं। साथ ही जहाँ जहाँ आवाज़ें कारगर होती हैं वहाँ खुशाइन नताइज भी हमने देखे हैं, और जहाँ जहाँ भी वक्फ इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी हो पाया है वहाँ पर कुछ न कुछ फ़ायदे भी उम्मत मुस्लिमा को बिलखुसूस उस दबे कुचले और मज़लूम तबकों को पहुँचे हैं जो ख़त अफ़लास से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा मंजरनामे के हवाले से डॉक्टर मतीन साहब? तारिक भाई, बहुत अहम, बड़ा हसास इशू आप में आपने हमको शिरकत की है, शरीक किया है। मैं बहुत ममनून हूँ आपका और न्यूज़ 18 उर्दू का, कि कम से कम ऐसे हसास इशू पे बात करने का एक सिस्टम बना है। और उस सिलसिले में देखिए, वक्फ की जो बेतहाशा प्रॉपर्टीज हैं और वो प्रॉपर्टीज का जो हालात हैं इस मुल्क के अंदर, वो मैं तो अपने तमाम बड़े बुजुर्गों को, पुरखों को, देसी जबान में पुरखे कहा जाए, कि बड़ा ममनून है कि उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज को कौम के फलाह बहबूद के लिए वक्फ किया, और असल खिराज अकीदत उन्हीं के लिए है। मगर मौजूदा जो पस मंज़र है, उस पस मंज़र में ये देखें कि तमाम के तमाम वक्फ प्रॉपर्टीज, ये जो वक्फ बोर्ड बनाया गया है और जो वक्फ बोर्ड के निगरान और वक्फ बोर्ड के मेंबरान, जो चेयरमैन, और उस तरह से हमेशा जब से पॉलिटिकल सिस्टम बना है उसमें सियासी जो हुक्मरान जमात रही है उसके ज़ेर असर रहा। उसकी वजह से वो अपनी मनमानी करते रहे हैं, और मनमानी करते करते उन प्रॉपर्टीज को, जो अरबों अरबों की प्रॉपर्टीज थी, उसको जो है बिल्कुल हाशिए पे ला करके रख दिया है। अब अलमिया ये हो गया है कि जिसके पास अरब की प्रॉपर्टीज, मतलब एक दो जिले नहीं, 20 जिले उत्तर प्रदेश के, जिसकी प्रॉपर्टी से उसके अखराजात बियर कर सकते हो, वो वक्फ बोर्ड का अलमिया यह है कि वहां पर 30-30 महीने से वक्फ मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं मिल रही। एक बड़े अफसोस की बात है कि इतनी प्रॉपर्टी, और जिसका जो है वो वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दे पा रहा। ये कहाँ से सिस्टम बन रहा है, किस तरह से हालात चल रहे हैं, और ये सब के सब ये सिर्फ ये है कि जो सियासी जो जमातें, हुक्मरान जमातें हैं, उसके ज़ेर असर का मामला। अभी सियासी जमातें, जाहिर है मतीन साहब, इसमें बहुत अहम बात आपने कही कि सियासी जमातें पूरी तरह जिम्मेदार हैं। लेकिन देखिए, अगर आप संजीदा जायजा लीजिए तो आप तो जाहिर है कि मुख्तलिफ मुहाज़ों पर काम करते रहे हैं, तो इसमें एक बात बड़ी अहम यह है कि सियासी जमातों पर इल्ज़ाम तराशी बहुत आसान सा अमल है, और जाहिर है कि ये इल्ज़ाम तराशी कहीं ना कहीं सही भी होती है। बिलाशुबा इसकी तायद की जा सकती है कि सियासी जमातें पूरी तरह जिम्मेदार हैं, लेकिन
میں یہاں پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں متین صاحب کہ دیکھیے سیاسی جماعتیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں، لیکن اوقاف کے متولیان، اوقاف کے نگہبان، ذمہ داران اور وہ لوگ جن پر ہم بڑے یقین کے ساتھ یہ مطلب یقین کرتے تھے، بھروسہ کرتے تھے کہ یہ وقف املاک کے تحفظ کو یقینی بنائیں گے، ان کی خرد برد کے معاملے بیشتر سامنے آئے ہیں۔ شعیب صاحب ظاہر ہے کہ وہ لوگ جب وہی لوگ خرد برد کرنے لگیں گے، بدعنوانی میں ملوث ہو جائیں گے جو اس کے نگہبان ہیں، جو متولیان ہیں، تو پھر تو منظرنامہ بہت خراب ہو جائے گا۔ تو شعیب صاحب آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اور میں آپ سے اس سوال کے جواب سے پہلے بتا دوں اپنے ناظرین کو، ہمارے ساتھ بہت ذمہ دار صحافی جناب عامر صابری صاحب بھی جڑ چکے ہیں، ان سے بھی اس تعلق سے کوئی سوال کریں گے۔ شعیب صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے طارق صاحب، یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور کہیں نہ کہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آپ دیکھیے پوری ریاست میں تقریباً ہر شہر میں ہر خاص جگہوں پر وقف کی زمینیں موجود ہیں جہاں پہ لوگ برسوں سے قابض ہیں، اور جن لوگوں نے یہ زمینیں وقف کی تھی انہوں نے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن وقف میں متولی وغیرہ آپ دیکھیے کس طرح کام کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے اس کے کرائے بہت کم ہوا کرتے تھے، آج بھی لوگ قابض ہیں۔ اس وقت جو رسوخ دار لوگ ہیں وہ ان کرایہ داروں کو محبت سے پیسہ بڑھا کے دے کے اس زمین پہ بلڈنگیں بنا کے بیچ رہے ہیں، اور جو کرایہ دار نہیں چھوڑتے ہیں ان پہ دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اس کو لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بیچتے ہیں۔ آپ دیکھیے اس میں وقف کے ساتھ ساتھ ذمہ داری ہماری گورنمنٹ کی بنتی ہے، کیونکہ وقف کی زمینیں جو ہیں ہر شہر میں ڈی ایم کے انڈر میں آتی ہیں، جو ایس ڈی ایم اس کو دیکھتا ہے، تو اس میں کہیں نہ کہیں وقف بھی ذمہ دار ہے۔ آپ بتائیے تنخواہیں نہیں ملنے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار گورنمنٹ نہیں ہے، وقف کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وقف سے جاتی ہے، ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا۔ اور آپ دیکھیے یہاں پہ جو مافیا گینگ چل رہا ہے، جو لوگ حکومت پہ الزامات لگاتے ہیں، لیکن مجھے یہاں پہ موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ زمینیں جو قبضہ کر کے آپ دیکھیے مین شہروں میں خاص زمینیں جہاں پہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، مہنگی زمینیں، وہاں پہ وقف کی زمینیں لوگ قبضہ کر کے بیچ رہے ہیں طارق صاحب، اور اس پہ گورنمنٹ جو گرا رہی ہے، توڑ رہی، تو اس پہ کچھ لوگ آبیشن لگاتے ہیں۔ میں اس آبیشن نہیں لگا سکتا ہوں کیونکہ میری کمی اپنی ہے۔ اب آپ بتائیے سر کہ پورے شہر میں آپ دیکھیے متولی کو تنخواہیں جاتی ہیں، امام کو تنخواہیں جاتی ہیں، تنخواہیں نہیں پہنچ پا رہی کئی مہینوں سے۔ ابھی ندیم صاحب نے بات کہی، بالکل حقیقت کہی ہے کہ ہمیں اپنا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ زمینیں اپنا اس پہ محاسبہ گورنمنٹ کرنے کی اگر ضرورت ہے۔ محاسبہ ظاہر جی ہے کہ ماضی میں بھی کیا جاتا ہے، ابھی بھی کرنے کی جی ضرورت ہے، لیکن دیکھیے بنیادی جی بات یہی ہے صابری صاحب، جی بہت اہم گفتگو جاری ہے۔ اور دیکھیے میں عرض کر دوں آپ سے کہ محترم متین صاحب کا ماننا یہ ہے کہ حکومت پوری طرح ذمہ دار ہے، شعیب ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں۔ صابری صاحب آپ نے اس پر کئی ظاہر ہے کہ لیکھ بھی لکھے ہیں، کئی تحریریں سامنے آئی ہیں آپ کی، آپ نے تجزیاتی تحریریں بھی وقت کے تعلق سے لکھی ہیں، اور آپ نے ان لوگوں کو بھی اپنی تحریروں کے حوالے سے کٹگرے میں کھڑا کیا ہے جو کہ باقاعدہ طور پر ملت کے ذمہ دار لوگ ہیں۔ تو آپ اس منظرنامے کو اوقاف املاک کے تحفظ کے حوالے سے کس انداز سے دیکھتے ہیں، کیا فرمانا چاہیں گے صابری صاحب؟ بہت شکریہ طارق صاحب کہ آپ نے اس بحث میں شامل کیا۔ دیکھیے یہ وقف بورڈ جو ہے ارد سرکاری سنستھا ہے، پہلی چیز تو یہ سمجھیے، اور ارد سرکاری سنستھا ہونے کے بعد جو سرکاری طور پر ان کو جو سویدھائیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل پا رہی ہیں، پہلا بڑا مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسری چیز جہاں سے وقف بورڈ کا معاملہ ہے تو آپ یہ سمجھ لیے، میں اس سے پہلے بھی شاید آپ کے چینل بھی اور بھی چینلوں پہ میں نے کہا ہے کہ چپراسی سے لے کر کے اور اچ ادھکاری تک ایک دم بھرشٹ ہیں، پیر کے ناخنوں سے لے کر سر کے بال تک اکھنڈ بھرشٹاچار میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ مان کے چلیے۔ آپ دیکھ لیے جو واقعی متولی بننے کے لائق ہیں وہ تو بن نہیں پاتے، جو لوگ پیسہ دے دیتے ہیں، جو لوگ چاپلوسی کر لیتے ہیں، ان کا کام پہلے ہو جاتا ہے۔ تمام ایسے وقف پراپرٹیاں آج بھی پڑی ہوئی ہیں جن پر میں تو کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے وقف کی ہیں پراپرٹیاں قوم کے لیے، وہ آج ان کی روحیں شرماتی ہوں گی کہ آج انہی کی قوم کے لوگ اس کو بیچ کر کھا رہے ہیں۔ بڑا سوال یہ ہے طارق صاحب، اور بہت افسوسناک ہی نہیں بلکہ شرمناک ہے کہ جو پراپرٹی ہمارے بزرگوں نے، ہمارے مطلب جو جد تھے، انہوں نے وقف اس لیے کی تھی کہ اس سے ایک غریبوں کا خرچہ چلے، لیکن غریبوں کا خرچہ نہیں چل رہا ہے، جو بڑے لوگ اور بڑے ہوتے جا رہے ہیں اس کو بیچ کر کے۔ بڑی بات یہ ہے، آپ دیکھیے درگاہوں کے، خانقاہوں کے، مزاروں کے، مسجدوں کی تمام پراپرٹیاں ایسی پڑی ہیں جو بیچ کے کھائی جا رہی ہیں، اور اب تو مسجدیں بکنے لگی ہیں۔ بڑا سوال یہ طارق بھائی، میرے کئی ضلع ایسے ہیں جو میری نالج میں جہاں مسجدیں تھیں، جہاں لوگ باقاعدے چھپر لنٹر ڈال کے چھپر ڈال کے آج بھی رہ رہے ہیں۔ میں دور نہ جاؤں گا، میرا آبائی وطن ہے فروخ آباد، ہوم ڈسٹرکٹ ہے، آپ وہاں بھی ایک مسجد تھی، ایک مسجد کو ایک صاحب نے بیچ دی، آج وہاں باقاعدہ ایک فیملی رہ رہی ہے۔ اس طریقے سے ایک آدھ ضلع اور ہیں جہاں میں گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، لیکن وقف بورڈ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا وقف بورڈ میں اگر درج بھی کرانے چاہیے، جو لوگ پراپرٹی درج کرا رہے ہیں ان کے پاس بینامے ہیں، کھتونی ہے، خسرے ہیں، اس کے بعد ان کو مہینوں دوڑایا جاتا ہے طارق صاحب، مہینوں کے حساب سے، اور درج نہیں ہوتی جب تک وہاں پر چڑھاوا نہ چڑھائیے۔
तो बगैर शिष्टाचार के, मैं भ्रष्टाचार नहीं कहूंगा, बगैर शिष्टाचार के अब कोई काम कहीं होता ही नहीं है तारिक साहब। बड़ा सवाल ये है, इसको कैसे समझाया जाए, इससे कैसे निपटा जाए। और जहां तक तनख्वाहों का सवाल है, तो वक्फ बोर्ड में पैसे की कोई कमी नहीं है तारिक साहब, बिल्कुल ईमानदारी की बात है। अभी भी देख लीजिए, छोटा सा आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए या खाली मुतवल्ली बनने जाए, तो जो CEO साहब हैं, अगर 2,000 रुपए की इनकम है तो 20,000 जमा करा करके उसको सर्टिफिकेट देंगे। ये मेरा खुद का तजर्बा है, मैं किसी की कहे और सुने पर अमल नहीं करता, खुद तजुर्बे फील्ड में करता हूँ, वही मैं बोलता हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को मेरी लफ्ज या मेरी जुबान खराब लगती हो, लेकिन मैं सच बोलने में कोई कोताही नहीं करता। चाहे हो सकता है कुछ लोगों को खराब लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, और कुछ लोगों को अच्छा लगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी बात कहनी है, आप जैसे भाइयों के साथ बैठ के मैं कह देता हूँ, क्योंकि आप मुझे मौका देते हैं कहने का, मैं कह देता हूँ। सीधी बात ये है। तो वक्त का शुएब जहां साहब तक ये मसला है बताइए कि तारिक आपने साहब, तो तो इस खुद अंदाज बुर्द के कई मुकदमात जाहिर है कि आपने डील किए हैं, और आप इस अंदाज के मुकदमात से जाहिर है कि नबरत आजमा हुए हैं, लोगों की इमदाद भी की है आपने। तो क्या मुकदमात जो आते हैं शुएब साहब, तो वो किस नौयत के ज्यादा होते हैं? नाजायज कब्जों के ज्यादा हैं, या खुद मुतवल्लियान जो है वो खुद बुर्द ज्यादा कर रहे हैं, अवामी शिकायतें ज्यादा हैं, मुतवल्लियों की शिकायतें ज्यादा हैं, और सरकार पर क्या कुछ इल्जामात लगाए जा रहे हैं मुकदमात के हवाले देखिए से? तारिक साहब, शुएब एडवोकेट। जी जी तारिक साहब, देखिए ऐसा है, पहले अमूमन एक दौर रहा करता था, तो 6-7 साल पहले, 8 साल पहले, कि अमूमन जो मुकदमे होते थे वो होते थे किराएदारी का किराया ना बढ़ाना, या कुछ मकान जर्जर उनको तुलवाने के मुतवल्ली कहते थे कि इसको खाली कर दिए, कुछ दिन बाद ले लिएगा, आते थे। लेकिन इस वक्त तारिक साहब मौजूदा हालात दूसरे हो गए हैं। मुतवल्ली के खिलाफ बहुत कंप्लेनें आ रही हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ के खिलाफ बहुत कंप्लेनें आ रही हैं। तो बजाय हम कहते हैं किसी गवर्नमेंट को घेरने से बेहतर है पहले हम अपनी कमियां तलाशें। आप देखिए, एक मुतवल्ली बनने के लिए लाखों रुपए का मामला होता है। मैं साबरी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि देखिए, सच बोलें तो घर में पत्थर आते हैं, और झूठ कहें तो खुद पत्थर हो जाते हैं। तो आदमी को सच बात अपनी कहनी चाहिए। हमारे मुतवल्ली, आप देखिए, एक मुतवल्ली बनने के लिए लाखों रुपए का खेल चलता है। बाबू पास आप जाइए, मैं भी एडवोकेट हूँ, मैं वक्फ बोर्ड के मुकदमे मैं करता हूँ, मैं अक्सर जाता हूँ वहाँ पर। तो फाइल निकालने में घंटों लगा देते हैं, और दूसरा वकील आता है, वो अपने चुपचाप बात करता है, फौरन फाइल मंजरेआम पे आ जाती है। तो ये सब कमियां हमारी हैं, पहले हमें अपनी कमी तलाशनी पड़ेगी। और आप देखिए, शहरों में जो मस्जिदें हैं, ये हकीकत है, पहले क्या होता था कि मस्जिद के तरक्की के लिए बात की जाती थी। अब वहाँ पे मुतवल्ली हैं या खजांची ही सब आपस में प्लानिंग कर लेते हैं, और उसके बाद कहते थे दुकानें निकाल दी, ऐसे बेसमेंट बना दिया जाए, आमदनी कहीं ना कहीं और आपकी बात से शहर। मैं इत्तेफाक जी करना चाहता हूँ, और आपने जो जी फरमाया शुएब साहब, आपने बहुत माकूल बात की। मतीन साहब, आप इस बात से क्या इत्तेफाक करेंगे कि जो बड़े बड़े जो खुर्द-बुर्द के मामले हैं, बड़ी बदईमानियों के मामले हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब सरकार की तरफ से नहीं है, बल्कि उसके लिए मुतवल्लियान भी जिम्मेदार हैं? साबरी साहब, ये सवाल आपसे भी मेरा रहेगा कि देखिए, बहुत सी इमारतें, बहुत सी जगह ऐसी हैं जो कि सरकार के कब्जे में है, और जो औकाफ इमलाक के तहत रजिस्टर्ड हैं बाकायदा तौर पर। चाहे वो लखनऊ का मंजरनामा आपके सामने हो, या दूसरे अहम शहरों की बात कर लें, तो बड़ी जो कीमती जगहें हैं उन पर सरकारी दफातर भी चल रहे हैं, और कुछ ऐसी जगहें भी हैं जिन पर बाकायदा तौर पर सरकार उनका फायदा उठा रही है, लेकिन उनका फायदा उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। कहता हूँ कि वो जैसे हकीम मसूर की दाल का एक वाकया है कि जो भी हालात हो, उन सबके हालात के पीछे जो है, जब तक सियासी पावर नहीं होगा, जब तक कुछ नहीं कर सकते। आप देखिए कि जो वक्फ बोर्ड का पूरा सिस्टम जो है, जो मेंबरान बनते हैं, और जो मेंबरान जो चेयरमैन बनता है, और चेयरमैन के जरिए से सरकार जिस तरह से मामलात करती है। अभी आप देखिए कि रामसरई घाट का मामला बहुत वाज़ेह तौर पे कि 100 साल पुराना वक्फ प्रॉपर्टी थी, बाकायदा मस्जिद थी, और मस्जिद को एडीएम ने बाकायदा मसमार कर दिया। और मसमार करने के बाद फिर वक्फ बोर्ड कहाँ है, उसके चेयरमैन क्या कर रहे हैं, उसके तमाम जो अमला है कहाँ है, बिल्डोजर। अभी देखिए, अलीगढ़ का एक बिल्कुल करंट मामला है, अभी कल परसों का मामला है, वहां के साबिक एमएलए हैं, उन्होंने इस मसले को बहुत खूबसूरती से हल किया कि एक प्रॉपर्टी थी एक साहब से, उन्होंने वो प्रॉपर्टी पहले एक साहब को बेची, फिर वही प्रॉपर्टी दूसरे पक्ष को बेच दी, उसको मस्जिद और मदरसा बना दिया। अब वो कोर्ट में मैटर चला, और उसके कोर्ट में वो फैसला हो गया कि साहब इनको बिल्डोज कर देना चाहिए, क्योंकि मस्जिद और मदरसे का मामला है, तो बिल्डोज कर देना चाहिए। वो बाकायदा बिल्डोजर चला गया। ये तो मैं कहूंगा कि वहां के साबिक एमएलए साहब थे, उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ उस पार्टी से समझौता करके उस मामले को निपटा लिया। मैं ये कहता हूं कि बगैर सरकार के शेल्टर के जो भी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं,
वो खुर्द-बुर्द हो ही नहीं सकती। किसी मुतवल्ली की ये हैसियत नहीं, किसी भी आदमी की कमेटी की इतनी हैसियत नहीं कि वो सरकार के खिलाफ चली जाए। जो प्रॉपर्टीज हैं, मुतवल्ली जो है वो वक्फ के मुलाजमीन, वक्फ के जो बोर्ड के जो चेयरमैन और मेंबरान हैं, उनसे खुर्द-बुर्द करके ही मामला को बिगाड़ सकता है। उससे पहले उसकी वो हैसियत नहीं है। मैं कहता हूं कि सीधे आपकी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं साबरी साहब? देखिए मतीन साहब ने अहम बात कही है, लेकिन इसमें थोड़ा और हम जोड़ दे रहे हैं कि जहां तक मसला ये, आपने एक सवाल उठाया था कि सरकार के कब्जे में है, तो सरकार के कब्जे में इसीलिए है ना कि चेयरमैन कुछ कह नहीं पा रहे हैं, और चेयरमैन कहना नहीं चाहते इसलिए कि उनकी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी। आपको याद दिला दें कि बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ है, कई वर्षें हो गई है, राम मंदिर 50% बन चुका है, लेकिन बाबरी मस्जिद बाबरी मस्जिद क्या धन्नीपुर और बल्लीपुर क्या नाम है उसका मस्जिद का, उसका आज तक नक्शा पास नहीं हुआ है। अभी प्राधिकरण में, स्थानीय प्राधिकरण में नक्शा पास होने के पड़ा हुआ है। ये तारिक साहब मैं आपको बता दूं, शायद आपको जानकारी मुझसे बेहतर होगी, तो अभी तक उसका नक्शा नहीं बना हुआ, 50% मंदिर बन चुका है। ये तो मेरे चेयरमैन साहब के हालात हैं। तो अब इससे ज्यादा हम क्या कहेंगे, और इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है कि चेयरमैन की बगैर मर्जी के कुछ होता नहीं है, और चेयरमैन की कुर्सी चली जाए ये उन्हें गवारा नहीं है, तो कैसे सरकार के खिलाफ बोल पाएंगे? वैसे भी वो अर्ध सरकारी, में पहले कहूँ अर्ध सरकारी संस्था है, चेयरमैन की हैसियत नहीं है कि सरकार के खिलाफ एक शब्द बोल दें, वरना 2 मिनट में उनकी कुर्सी चली जाएगी। यही वजह जो आज तमाम वक्फ प्रॉपर्टियों में सरकारी नाजायज कब्जे हैं। बहुत अहम बात की साबरी साहब आपने। और धन्नीपुर का मामला तो देखिए जाहिर है कि नई तामीर का मामला है, लेकिन अब यहाँ पर भी उन लोगों की जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं जो बाकायदा तौर पर वक्फ से मुताल्लिक़ तहरीकात चलाते रहे हैं। तो इस तहरीक के हवाले से क्या कुछ आप नजरियात रखते हैं? जो तहरीक हमारे उलमाए किराम ने चलाई है, तो दूसरे लोगों ने चलाई है, उसके हवाले से साबरी साहब क्या कहना चाहेंगे? जरा फिर से दोहरा दिए, हम सुन नहीं पाए वकील तारिक साहब की बात। ये जो धन्नीपुर का मामला है, ये तो जाहिर है कि नई तामीर का मामला है और बहुत अहम मामला है, लेकिन ये जो औकाफ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तहरीकात माजी में चलाई जाती रही हैं, आप भी उन तहरीकों से जुड़े रहे हैं, उस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? वो आखिर क्यों नाकाम में मौजूदा है? देखिए नाकाम या काम की बात तो यह है कि कहीं ना कहीं सरकारी दबाव रहता है, इसलिए वो मामला खामोश हो जाते हैं। और जहां तक तहरीक का मामला है तारिक साहब, कोई तहरीक वहरीक चली चलाई नहीं वक्फ के खिलाफ। वक्फ के औकाफ के एक सिप और एक मुजाहिद, मर्द मुजाहिद कल्बे जव्वाद मौलाना साहब है जिन्होंने तहरीक चलाई और बाकायदे सड़कों पर चलाई। इसके अलावा मुझे कोई तहरीक नहीं थी। बाबरी मस्जिद की जहां तक मसला है तो बाबरी मस्जिद पे तमाम उलमा ने, तमाम लोगों ने तहरीकें चलाई, लेकिन आखिरकार कहीं ना कहीं जो मेन उसके थे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह लीजिए या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी कह लीजिए, वो सब कहाँ चली गई? सब सरकार के अधीनस्थ आ गई, और जो जैसा सरकार ने चाहा वैसा इन लोगों ने कहा। ये बहुत बिल्कुल वाज़ेह है, और देश का एक एक बच्चा इस बात से जानता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी ने मुसलमानों को ठगा है, और मुसलमानों को ठगा नहीं है बल्कि खुद को धोखा दिया है। अल्लाह को तो धोखा नहीं दे सकता कोई, लेकिन ये खुद को धोखा दिया इन्होंने, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना के, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड बना के। और सच ये है कि ना तो पर्सनल साबरी साहब ने बहुत अहम बात की है। साबरी साहब ने कहा है कि वाहिद मर्द मुजाहिद मौलाना कल्बे जवाद साहब हैं, बाकी दूसरा कोई नजर साबरी साहब को नहीं आ रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? और इस यही सवाल मैं मतीन साहब से भी करना चाहता हूँ। देखिए तारिक साहब भाई बेसिकली साबरी साहब अभी बहुत जज्बात में कह गए। कल्बे जवाद साहब भी मेंबर है मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के, इसमें तो नो डाउट, मगर देखिए सारे के सारा इल्जाम हमेशा जी कौन बोल रहे? साबिर आप सुन लीजिए भाई, मैं कह रहा हूँ कि कल्बे जवाद साहब इनके पीर मुर्शिद होंगे, मुझे कोई नहीं कि ये अपने पीर की तारीफ कर सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो भी तो ही इज अ पार्ट ऑफ द मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। वो कहाँ थे? उनका कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए उस वक्त जब बाबरी मस्जिद का डिसीजन हो रहा था, तो कहाँ थे? सुन लीजिए बात औकाफ की है, औकाफ के ऊपर किसने तहरीक चलाई आप बता दिए मतीन साहब। किसी सुन्नी मौलवी का नाम बता दीजिए तहरीक जो किसी ने चलाई हो औकाफ के लिए। बाबरी मस्जिद को छोड़ दीजिए, हम बात तारिक साहब औकाफ की कर रहे हैं, और औकाफ के ऊपर अगर किसी ने तहरीक चलाई हो तो दूसरा नाम बता दिए। मैं इल्जाम तराशी इल्जाम देखिए, इल्जाम तराशी का कोई मसला नहीं है मतीन साहब। आप बताइए पर्सनल लॉ बोर्ड ने या एक्शन कमेटी ने औकाफ के प्रति, औकाफ के तय कितनी तहरीकें चलाई आप बताएंगे? मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बाकायदा इस बात में था,
اس میں جو بھی لوگ تھے، جیسے مولانا محمود مدنی آپ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سوداگر ہیں، انہوں نے سودا کیا. مولانا سلمان حسنی ندوی صاحب تھے، انہوں نے باقاعدہ سودا کیا، ان کو باقاعدہ پرسنل لا بورڈ سے ان کو جو ہے محمود مدنی کو تو نہیں معلوم ابھی نکالنا ہے، مگر اور لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ ایز اے ہول وہ اس میں کوئی بھی کسی بھی معاملے میں وہ نہیں رہا ہے. تحریک چلانا تحریک الگ کی چیز ہے، مگر بابری مسلم پرسنل لا بورڈ وہ مسلمانوں کی نمائندہ مشترکہ جماعت ہے جو کام کر رہی ہے، پازیٹیو بھی کام کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ سب نگیٹو. اب آپ بات آ جائیے، دیکھیے مسلم رہی بات، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. طارق بھائی دیکھیے طارق صاحب ایسا ہے، جیسے صابری صاحب نے بھی کہا، کلب صادق صاحب نے تحریک چلائی تھی، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں چلائی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یا ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ سوری کلب جواد صاحب کا نام لیا، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک وہ اس بات، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے جو غلط پڑھ دی میں نے، جو گناہ پڑے گا، نام میں تبدیل کر سکتا ہوں، کہا ٹھیک ہے میں مان رہا ہوں کہا، لیکن آپ دیکھیے آپ ایک کو کہہ کے دوسرے کو نظر انداز کر دیں، یہ بہتر نہیں ہے. ایسا نہیں، سنی عالموں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، اور جو آپ سنی وقف بورڈ الگ ہے، شیعہ وقف بورڈ الگ ہے. وقف کے لیے کتنی تحریکیں چلائیں شعیب صاحب؟ سوال میرا آپ سے ہے، نہیں وقف کے لیے کتنی تحریکیں چلائیں شعیب صاحب بتائیں گے؟ آپ وقف بچاؤ میں سنی علماء نے کتنی تحریکیں چلائیں؟ ایک منٹ، آپ میرے بڑے بھائی ہیں، بحث کریں گے نہیں. دیکھیے جی 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 دیکھیے ایسا طارق صاحب ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ ڈیبیٹ پر ایک مقابلے کا نہیں ہے، یا اس کو جی 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 طارق صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ مقصد لے کر ایک مجمع نظر لے کر ہاں آپ طارق صاحب دیکھیے ایسا ہے تو آپ پوچھنا یہی چاہتے ہیں کہ طارق صاحب آخر کمی کہاں پر رہ گئی، کن تحریکات میں کمی رہ گئی، کن لوگوں کی وہی کمی بتا رہ طارق صاحب گئی دیکھیے، جو مطلوبہ جو مطلب ہے نتائج وہ نہیں مل پا رہے ہیں. یہ ہم دیکھیے طارق صاحب دیکھیے ایسا ہے کہ کچھ طاقتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ ان کو ایک نہ ہونے دو، اور کچھ ایسی بات کہہ دو جو معاملہ دوسری چلا جائے، جو حالات چل رہے ہیں اس وقت. اس کو صابری صاحب نے کہا، میں بات کاٹوں گا. جواد صاحب بھی بہت احترام قابل ہیں، میں ان کا بہت سمان کرتا ہوں، وہ مجھے بڑی عزت محبت دیتے ہیں، لیکن آپ کسی کو ایک کو کہہ کے کسی کمیونٹی کو ناراض نہیں کر سکتے ہیں. آپ میں ندیم صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب نے تحریک چلائی ہے. آپ دیکھیے ہمیں اپنی کمی تلاشنا ہے. سن لیجیے، ہم نے کسی کو برا نہیں کہا ہے، ہم نے یہ کہا تھا وقف کے خلاف کس نے، وقف اوقاف بچاؤ میں کس نے تحریک چلائی. نہیں شعیب صاحب دیکھیے وہیں پر رہیے، ہم نے کوئی اس میں فیلنگ والی بات نہیں، فیلنگ والی بات یا کوئی ہم نے کھنڈت کرنے کا کام نہیں کیا ہے میرا بھائی، میں نے کوئی کھنڈت کرنے کا کام نہیں کیا ہے. نہیں میں نے آپ کو الزام لگا رہا ہوں، میں نے کوئی اس میں بیچ میں کھائی پیدا نہیں کری ہے. دیکھیے میرا بیٹا اگر فرسٹ آیا ہے تو دوسرے بیٹے کو میں نہ بتاؤں کہ وہ فیل ہو گیا ہے، یہ اسلام بڑے باریکی چیز ہوتی ہے. دیکھیے یہی لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ اختلاف کریں اور ہم متحد نہ ہو پائیں. اسی مذبذب حالات میں تو آج قوم یہاں تک پہنچ گئی ہے. وقت میں یہ حقیقت ہے، دیکھیے صابری صاحب، وقت میں حقیقت ہے کہ بہت دھاندلیاں چل رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ پہ الزام لگانے سے پہلے مجھے اپنا موازنہ کرنا ہے. آپ بتائیے مسجدوں میں کاروبار چل رہا ہے، دکانیں بنائی جا رہی ہیں، اس میں چیئرمین کہتا ہے مجھے اتنی چاہیے. اور دیکھیے جب آپ کے دل سے جب لالچ نکل جائے گی، جب آپ کے دل میں لالچ رہے گی تو کوئی کام نہیں ہو پائے گا. آپ دیکھیے جتنی وقت کی زمینیں پڑی آپ لکھنؤ دیکھیے. شکریہ آپ کا مدین صاحب. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ ماضی بعید کا آپ جائزہ لیں اور محاسبہ کریں تو ایک بات بڑی روشن ہو کر سامنے آتی ہے کہ پہلے جب کسی سے گزارش کی جاتی تھی کہ آپ اس کی تولیت قبول فرما لیں، اس املاک کی، اس مسجد کی، اس مدارس کی، مدرسے کی، تو لوگ گریز کرتے تھے اور لوگ اس ذمہ داری سے بچنا چاہتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم سے کہیں لفزش ہو جائے یا ہم اس ذمہ داری کو شریعت کی روشنی میں حل نہ کر پائیں یا اس کا بار نہ اٹھا پائیں. لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ رشوتیں دے کر تولیت حاصل کر رہے ہیں، متولی بننے کے خواہاں ہیں. تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں یہ جو سسٹم ہے یہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ لوگ آتے ہی صرف اس لیے ہیں، متولی اس لیے بنتے ہیں کہ اس میں بدعنوانیاں کی جائیں، جائیداد کو خود بوٹ کر کے اپنے پیٹ بھرے جائیں، اور جائز لوگوں کا جو ہے وہ حق مارا جائے اور ناجائز طور پر اس کو فروخت کیا جائے. دیکھیے یہ جو خرابیاں ہیں، ان خرابیوں کے حوالے سے آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں متین صاحب؟ یہ تو بالکل لیکن طارق بھائی میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ جو سیاسی جو مطلب دخل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی یہاں لکھنؤ میں ایک عالم نگر ہاسپٹل، ایک عالم نگر وہ ہے قبرستان ہے، مسجد ہے، اس کے متولی ہیں، ان کی پرانی کمیٹی ہے. وہ کمیٹی ریزول کے لیے جب اپلیکیشن دیتے ہیں تو بھاجپا کے ایک سو کارڈ مسلمان لکھنؤ کے وہ ایک آبجیکشن نہ لگا کے اپنی کمیٹی داخل کر دے رہے. اب وہ مہینوں سے چل رہا ہے، صاحب آڈٹ لائیے، یہ لائیے، وہ لائیے، اور بڑے
मतलब जिसका कोई वजूद अस्तित्व नहीं था जिस कमेटी का, उसको ला करके दाखिल कर रहे हैं। अब दूसरी बात सुन लीजिए, मैं वक्फ बोर्ड के मुलाजमीन से मुलाकात की है, वो कहते हैं कि जिस तरह से इस्लाम में मरा हुआ गधा खा लेना भूखे रहने पे हलाल है, मतलब मैं मुलाजमीन के जुमलों नाम नहीं बताऊंगा, उनके जुमले थे कि मरा हुआ गधा खा लेना जिस तरह से भूखे रहने पे हलाल है, खा सकते हैं, पेट की आग को बुझा सकते हैं। जब महीनों महीनों तनख्वाहें हमको नहीं मिलेगी तो मैं इसी तरह से रिश्वत ले लेता हूँ, डंके की चोट पे कह रहे हैं कि साहब मैं मजबूरी में रिश्वत लेके खा रहा हूँ। तो ये जो रिश्वत का सिलसिला है, जो बदुलवानी का सिलसिला है, देखिए किसी के जाती बयानात, किसी के जाती बयान की अहमियत भी नहीं है, और किसी के जाती जो अफाल होते हैं, फेल होता है, उसको जाहिर है मिसाल नहीं बनाया जा सकता है। और देखिए अगर कोई आदमी निगेटिव अप्रोच को खत्म करने के लिए खुद निगेटिव हो जा रहा है तो कोई मुनासिब अमल नहीं है। साबरी साहब, इसकी क्या खुसूसियत हो सकती है, क्या तदबीरें ऐसी हो सकती है कि ये निज़ाम बेहतर हो, और वो निज़ाम जो हमारे बुजुर्गों ने जो उम्मत मुस्लिमा के मसाइल हल करने के लिए कायम किया था, उनके तालीमी मसाइल, उनके सेहत के मसाइल, उनके मुआशी मसाइल, उनके समाजी और दूसरे शरई मसाइल हल करने के लिए ये निज़ाम कायम किया गया था औक़ाफ़ का। जाहिर है अगर ये निज़ाम दुरुस्त हो जाए तो यकीन जानिए बजाय इसके कि हुकूमत से इमदाद तलब की जाए, हुकूमत का ताउन कर सकती है मिल्लत इस्लामिया। कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको आखिरी सवाल, इसी सवाल पर गुफ्तगू का इख्तिताम करेंगे। क्या कहना चाहते हैं मतीन साहब, आप कुछ फरमाना चाहेंगे इस सवाल के जवाब में? जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जिस तरह से मैं दो वक्त का जो प्रॉपर्टीज हैं, जिस अंदाज में मामला चल रहे हैं, उसमें हमारे हम ये कह रहे हैं हजारों लाखों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज हैं, इसको कौम के जरिए से जो एक प्रॉपर सिलेक्शन है, प्रॉपर चेयरमैन आए जो निडर हो, जो किसी भी तरह के सरकार के जेर असर ना होकर काम करे, और जो मुतवल्लियान है उन पर पूरी तरह से निगरानी रखे, जो भी भ्रष्ट बेईमान है उनके ऊपर लामबंद हो, उनको ऊपर मुकदमा किए जाए, उनको जेल पे भेजा जाए। जो सारे रिकॉर्ड मौजूद है, आपको ऑनलाइन बहुत सी चीजें हो रही हैं। और जो लोग बहुत दूर दराज से आ रहे हैं, जैसे सहारनपुर से आते हैं लोग, यहाँ पर वक्त पर इंदराज कराने के लिए एक मामूली सा काम होता है और उसमें जो है फिर दोबारा जाना आना पड़ता है, तो लिहाजा इसको 3-4 जोन बना देना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा खित्ता है, तो एक पश्चिमी जोन हो जाए, पूर्वी जोन हो जाए, उत्तर का जोन हो जाए, इस तरह से 3-4 जोन में वक्त को जो है डिवाइड कर दिया जाए। लोग अब आसानी वक्त वापस जा करके। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? क्या कहना चाहेंगे आप, कैसे बेहतर बनाया जा सकता है निजाम को? गालिबन मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है साबरी साहब तक। बहर कैफ आप लोगों ने बहुत अपना कीमती वक्त हमें दिया है और इसका हम बहुत शुक्रगुजार भी हैं। और ये तो बड़ा मतलब तफसीली मौजू है और मसाइल बहुत से हैं, वक्त के दामन में गुंजाइश बहुत कम है। तो इस यकीन और वसूख के साथ कि आइंदा किसी मौके पर आप तमाम जिम्मेदारान को, तमाम लोगों को जहमत दी जाएगी और फिर कोशिश की जाएगी कि कोई ऐसी तजवीज़ पेश हो सके, ऐसा कोई मंजरनामा सामने आ सके जिसकी बुनियाद पर ये मसाइल हल हों और वो लोग जो औकाफ की तरफ उम्मीद अफ़ज़ा निगाहों से देख रहे हैं उनको कोई ना कोई राहत जरूर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत खुदा हाफिज़। बेटा माँ की तबीयत क्या पोजिशन है?